भगत सिंह गाड़ी के अंदर से आवाज़ लगाते थे, नारा लगाते थे, आगा हैदर जिंदाबाद। अरे आगा हैदर जिंदाबाद, मतलब गाड़ी जंजीरें में जंजीरें जकड़ी पड़ी है भगत सिंह जी के, लेकिन जब घर से निकलते थे उनके सामने घर को से नहीं, जेल से जब लाया जाता था उनको कोर्ट में पेश के लिए, तो आगा हैदर जिंदाबाद का नारा लगाते थे। उनके बंगले के आगे जैसे ही गाड़ी पहुंचती थी, इतना वो उनके साथ वो हो गए थे। चर्चा है तो हाँ, देखिए इस बात का तो एक दिल में टीस होती है कि अगर कोई सम्मान मिलना चाहिए था या जो सत्कार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिला। हम आज भी वंचित हैं उस चीज से। बताएं, क्या बताएं? हम आज भी उस चीज से वंचित हैं कि सरकार उस नजरिए से नहीं देख पाई हमें, जिस नजरिए से उन्हें देखना चाहिए। आज इस परिचर्चा की शुरुआत हम आपसे एक सवाल के साथ करेंगे, और वो भी तब जब देश स्वतंत्रता दिवस की हो जा रहा है, 15 अगस्त की हो जा रहा है। 15 अगस्त, वो 15 अगस्त जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ 1947 की, जब हमें खुशी मिली थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन ऐसे वो करैक्टर जिन्हें हम भूल चुके हैं, या हमारे याद ही नहीं है, या हमें बताए नहीं गए हैं। पीढ़ियाँ एक दूसरी पीढ़ी को बताती है, उसको हम संस्कार कहते हैं। नानी दादी की कहानियों में चीज़ें सुनने को मिलती है तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और वो वास्तव में अब सोशल मीडिया के समय में वो क्रम टूटता जा रहा है। ऐसे ही एक करैक्टर को आज हम मिलवाने के लिए या उनकी यादों को आप तक पहुंचाने के लिए इस परिचर्चा में आए हैं। और मेरा सीधा सा सवाल आप लोगों से है, जी हाँ, मेरा सीधा सवाल आप ही लोगों से है, आप ही लोगों से है। इस करैक्टर को, इस पिक्चर को, इस तस्वीर को आप स्पष्ट रूप से देखिएगा, और निश्चित ही अगर आपने कमेंट में आके ये बता दिया कि इस करैक्टर का नाम क्या था, इस करैक्टर के जीवन में ऐसा क्या घटा कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल गई, और ना केवल जड़ें हिली, वास्तव में भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी, इन्होंने सिग्नेचर करने से उस पैनल में अपनी उपस्थिति दर्ज न कराकर अपना रिजाइन कराना ज़्यादा बेहतर समझा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस आगा हैदर की। लाहौर हाई कोर्ट में आप जज की भूमिका में थे, और भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव को फांसी दी जानी थी। उस फांसी में, उस पैनल में आपकी भी एक भूमिका थी, आप भी उस पैनल में थे। 3 जजों की भूमिका में आप भी भूमिका में रहे हैं, जस्टिस आगा हैदर। और आपने साफ स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं जज हूँ, कसाई नहीं हूँ। तो निश्चित ये सवाल भी आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो आप कमेंट में बताइएगा जस्टिस आगा हैदर का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किस प्रकार का योगदान है, और इनका वास्ता क्या सहारनपुर से था, और सहारनपुर से किस जगह से था। ये सीधा सा आपके सवाल है। हालांकि आप इस परिचर्चा में पूरा जानने का प्रयास करेंगे, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे जस्टिस आगा हैदर कौन थे, कहाँ से इनका वास्ता था, और इन्होंने अपने जीवन में वो ऐसा आखिर वो काम क्या किया जिसकी वजह से इन्हें आज भी हम लोग सलूट करते हैं। और जब इनका नाम आता है तो हमारी धमनियाँ, खून की धमनियाँ फड़कने लग जाती हैं, नसें फड़कने लग जाती हैं, क्योंकि आज हम बैठे हैं उस परिवार के साथ जिसका वास्ता जस्टिस आगा हैदर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक मशहूर शायर हमारे सहारनपुर से हैं, बिलाल सहारनपुरी जी। उनकी एक शायर है, हाल फिलहाल में उन्होंने लिख कर भेजी है, और इस परिवार के लिए साथ लिख कर भेजी है। इस परिवार से भी मैं रूबरू कराने का पूरा प्रयास करूँगा। और पहले इस शेर से शुरुआत करेंगे हम कि इस घर की तामीर में मेरे बुजुर्गों का खून पसीना शामिल है। इस घर की तामीर में मेरे बुजुर्गों का खून पसीना शामिल है। हमें बोझ ना समझो, हमें बोझ ना समझो, तो इस आशियाने की बुनियाद है। हमें बोझ ना समझो, इस आशियाने की बुनियाद है। निश्चित ही ये वो बुनियाद है इस आशियाने की, जो हाल फिलहाल में हमारे साथ में परिचय कराता चलूँगा आपका। हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी, भाजपा के नेता और पूर्व चेयरमैन चिलकाना ज़ियार हुसैन चांदमिया साहब हैं, जिनका वास्ता आगा हैदर के परिवार से बहुत नज़दीक का वास्ता है। काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं आगा हैदर के संबंध में। भी इनसे बात करेंगे, इस परिचर्चा में जानकारी जुटाने का पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए कि आगा हैदर का परिचय, जीवन परिचय आपसे कराया जा सके। हमारे साथ में जस्टिस आगा हैदर के पौत्र जैगम अब्बास जैदी साहब हैं, आपका बहुत स्वागत है। और जस्टिस आगा हैदर के परपौत्र
कासिम अब्बास साहब हैं, आपका बहुत स्वागत है। और निश्चित ही आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात भी है कि हम जस्टिस आगा हैदर के जीवन परिचय को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। और सीधी सी बात करते हैं सर आपसे ही, जयगम अब्बास जैदी से शुरुआत करते हैं। जयगम साहब, ये आपकी जो ब्लड में धमनियाँ या जो नसों में खून फड़क रहा है, तो निश्चित बात है कि जस्टिस आगा साहब की ईमानदारी का खून फड़क रहा है, जिसने रिजाइन लेना पसंद किया था लेकिन एक कसाई बनना पसंद नहीं किया था। बोले मैं जज हूँ, कसाई नहीं हूँ, और मना कर दिया था उस पैनल में रहने से जिसमें भगत सिंह और सहदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी थी। कैसे देखते हैं इस पूरे उनके जीवन को, आगा हैदर के, और पूरे उस बात को जब सामने अंग्रेजी हुकूमत खड़ी हो और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया हो कि नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैं। ये संस्कार उनको मिले थे अपने पिताजी की ओर से, जो उस समय के सरकारी वकील रहे हैं, 40 साल वकील सरकार रहे हैं और बेइंतहा ईमानदार वकील रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वकील बनाया था सरकारी, और उसमें भी उन्होंने अपनी कंडीशन रखने के बाद तब इसको एक्सेप्ट किया था। मतलब आप जब परदादा की बात कर रहे हैं, नाम बताना चाहेंगे उनका? एहसान अली साहब वकील। एहसान अली साहब वकील के 2 बेटे थे, एक मुमताज़ अली, उनके 5 बेटे थे, एक आगा हैदर। आगा हैदर के एक बेटे हुए हैं दरगामा, जो 14 साल की अल्पायु में स्वर्गवास उनका हो गया था। उसके बाद उनके 2 बेटियाँ थीं, एक बीबी शहरबानो, एक अमीर बानो। बीबी शहरबानो का और अमीर बानो का विवाह उन्होंने अपने भतीजों से कर दिया था, जिसमें एक भतीजे उनके हसन अब्बास वकील, दूसरे भतीजे उनके असगर अब्बास वकील, जिनसे एक पुत्री हुई कुत्सिया बेगम। शहरबानों से कोई औलाद उनकी नहीं हुई। उसके बाद आगा हैदर साहब ने यहाँ पे तालीम की, यहाँ प्रैक्टिस भी करी है। सहारनपुर बार रूम में भी उनका रिकॉर्ड है। सहारनपुर बार से भी उनके जो यादें जुड़ी हुई हैं, प्रैक्टिस किया सहारनपुर, इसमें सत्य न्याय फ़ोटो भी है उनके बार रूम के। उसके बाद यहाँ से वो बार अटला के करने के लिए लंदन चले गए थे। लंदन जाने के बाद वहाँ बार अटला किया, बार अटला करके फिर वो वहीं पे लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की उन्होंने, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी, और लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के साथ साथ फिर वो वहीं पे जज नियुक्त हो गए जी। 1929 में अपॉइंट हुए थे वो। वो वाकया क्या था कि अंग्रेजी हुकूमत चाह रही थी इन आताताइयों को, जिनको जो है, हालांकि मैं सब नहीं बोल सकता, उनके लिए हमारे तो बड़े रिगार्डेड है, बात करो भगत सिंह की, लेकिन जैसा अंग्रेजी हुकूमत चाह रही थी कि इनको तत्काल फांसी दी जाए। और यही नहीं, उन्होंने जो सामने उनके खिलाफ मुकदमे में गवाही देने के लिए आया था, उसको भी बोला कि, उसने बोला कि मैं 6 महीने पहले, उनकी शर्ट याद है भगत सिंह ने कौन सी शर्ट पहनी हुई थी, बोले ठीक है ये बताया मैंने कल कौन सी पहनी हुई थी। उसने बोला कि तुमने लीली शर्ट पहनी थी, बोले लीली शर्ट तो मैंने कभी पहनी नहीं यहाँ पे आके। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको बड़ा ही सपोर्टिंग में रहे। ये मैं जो ओल्ड सेक्रेटरीट में बम फेंका गया था असेंबली में, उसका किस्सा है ये। उसमें बहस हुई, बहस में आगा साहब ने उससे पूछा कि बताइए मैंने कल कौन सी शर्ट पहनी थी। जब उसने बोला कि भगत सिंह जी ने पहनी थी शर्ट, तो मेरी याद है भगत सिंह की शर्ट का कलर बताया उसने। तो आगा साहब ने भगत सिंह को डिफेंड करते हुए कहा कि मैंने कल कौन सी शर्ट पहनी थी कोर्ट में, तो उस पर सटपटा गए, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। नहीं, ब्लू कलर की बताया उसने कि आपने या नेवी ब्लू उस तरह की। तो फिर उन्होंने ये कहा फिर कि तुम्हें 6 महीने पुरानी बात तो याद है कि भगत सिंह ने कैसी शर्ट पहनी थी। मेरी कल की शर्ट का तुम्हें रंग पता नहीं, जबकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कोर्ट की ड्रेस जो है वाइट शर्ट होती है ड्रेस की। तुम्हें ये इन चीज़ों को देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट समझा कि भाई ये आदमी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उन्होंने इसके लिए बाकायदा वहाँ वायसराय को लिखा कि साहब ये आदमी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है। उसके बाद उस बेंच पे सर शादी लाल को लिया गया था, जिनको सर का खिताब नहीं मिला। अब अभी तब लिया गया था जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं कसाई नहीं हूँ, जज हूँ, और मैं किसी को फांसी, इन्होंने बिल्कुल साफ तौर ऐसे लोगों को फांसी नहीं दे सकता जो इसके लायक ही नहीं है। जी जी बिल्कुल साफ उन्होंने मना कर दिया था कि मैं हर वो कर लूँगा, लेकिन मैं कुर्बानी झेल लूंगा, लेकिन मैं इनको फांसी नहीं हूँ, क्योंकि बेकसूर हैं, इनको फंसाया जा रहा है। लेकिन अब्बास साहब, जैसे इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं लालच भी बढ़ा देने का प्रयास किया गया कि आपको जो सर उसमें जो कमीशन में काउंसिल का उनको जज बनाने की बात कही, सर का खिताब देने का जागीर दे रहे थे बहुत बड़ी।
ये जो आज सर शादीलाल साहब के नाम थे, ये मंसूरपुर शुगर मिल है, शामली शुगर मिल है, ये सब सर शादीलाल को उसी में मिला हुआ है, अंग्रेज़ों की गुलामी करने में। जी। इसको उन्होंने नहीं स्वीकार किया। उनका मेरे पास कुदरत का दिया सब कुछ है, मैं अपने किरदार को दागदार नहीं कर सकता इन बेगुनाहों को सजा देने की। मैं रुक करता हूँ चांद साहब की ओर। चांद साहब, वो दौर कैसा दौर रहा होगा जब डर से रूह कांप जाती थी। सहारनपुर का किस्सा मैं ले रहा हूँ। सहारनपुर में एक जगह है जहाँ पे जो खुले तौर पे फांसी, सामूहिक रूप से फांसी दे दी जाती थी जो लोग क्रांतिकारी होते थे, देश की आज़ादी के लिए काम करे। लेकिन कितना बड़ा कालजा रहा होगा उस व्यक्ति का, कितना बड़ा गुर्दा रहा होगा, कितना बड़ा हौसला रहा होगा। वो जज होने के बाद में सरकार से अड़ गए, अंग्रेजी सरकार से बोल दिया कि जो है मैं फांसी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। कैसे देखते हो उस कैरेक्टर को आप, जिसका नाम जो है जस्टिस आगा हैदर था? वो तो उनके खून में था। उनके जो फादर थे वो बहुत ईमानदार थे। ये तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही थी ईमानदारी का। वो उसका सबूत उन्होंने भगत सिंह को फांसी ना देकर रिज़ाइन करना बेहतर समझा और किसी दबाव में नहीं आए और इस्तीफ़ा देकर चलाया। फिर सर सैयद शादीलाल ने वो काम दिया। सर शादीलाल ने जब पिट्ठू बनना स्वीकार किया, आगा हैदर ने उसको नकार दिया। नकार देने के बाद ही फिर सर सैयद जो शादीलाल थे उनको इस्तेमाल किया गया। इसमें एक चीज़ याद आ रही है मेरे कि कहा जाता था कि ब्रिटिश हुकूमत का सूरज कभी ढलता नहीं था। ऐसा हमने सुना है, इतिहास में पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन उस समय पे एक सूरज उदय हो रहा था, न्याय का सूरज, जिसका नाम जो है जस्टिस आगा हैदर। कैसे देखते हैं उस पूरे चरित्र को जिसने भगत सिंह को न केवल सपोर्ट करने का कार्य किया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, बल्कि जो है उन्होंने रिजाइन देना ज़्यादा पसंद किया उस समय। न्याय का देवता कहा जा सकता है, न्याय का सूरज कहा जा सकता है उस समय। बिल्कुल सही बात है कि न्याय का देवता तो है ही। आज उनका नाम जो है लिया जा रहा है। न्याय के उस पर तो जो है मूर्ति बनकर तो वो बैठे होते, सर शादीलाल भी बैठे होते, लेकिन न्याय का सूरज भी कहा जा सकता है जिसका उदय होने लग रहा उस समय। जी बिल्कुल। न्याय का हुकूमत के सामने, उस हुकूमत के सामने झुके नहीं, बिल्कुल हुकूमत को झुका दिया उन्होंने। ये कोई कम बात नहीं है कि उस टाइम जो जहाँ तक यह है कि सूरज निकलता उस सरकार में था, डूबता उस सरकार में था, ब्रिटिश उसमें, लेकिन वो नहीं झुके। सरकार को इतनी बड़ी सल्तनत और एक आगा हैदर, पूरी सल्तनत और एक आगा हैदर, इतना बड़ा लालच तो बहुत दिया था। लेकिन ईमानदारी तो खून में थी ना, और वही चली आ रही है अभी भी फैमिली में। लगता है कि सिया ईमानदार होते हैं, तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कुछ शक कुछ ईमानदार है, वही हमारे खून में है आज की तारीख में। जी, आपने बताया था कि भाई देखो अनुज भाई, आपका इंटरव्यू तो करा दो, लेकिन ये बात ये है कि मेरे लिए फख्र की बात है, हमारी बिरादरी के फख्र की तो बात है कि शिया कम्युनिटी आज भी ईमानदारी के नाम से याद करते हैं। इससे पहले अभी आपके सामने जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे डॉक्टर नजीम जैदी, उन पर ईमानदारी की मोहर लगी हुई है जब भी वो वहाँ पहुँचे। अच्छा, एक थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि जो है उस करेक्टर की बजाय कोई और करेक्टर उस न्यायमूर्ति की कुर्सी पे बैठा होता, सीट पे बैठा होता, उस सिंहासन पे बैठा होता, क्या लगता कि जो है वो जस्टिस आगा हैदर बन पाता? मैं नहीं समझता कि बन पाता है। जस्टिस आगा हैदर तो जस्टिस आगा हैदर ही थे, ईमानदारी की मूर्ति थी। मुस्लिम थे लेकिन न्याय हिंदुओं के साथ कर रहे थे, क्रांतिकारियों के साथ न्याय करा उन्होंने बिल्कुल, और इस्तीफा दे दिया। वरना फांसी तो वो भी दे सकते थे। उनको दबाव दिया गया बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हुकूमत ने, लेकिन झुके नहीं। जयकांत साहब, ये वाकया बताइएगा, कोई उनके दोस्त थे, अंग्रेजी हुक्मरान थे, शायद उनका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, क्या नाम था, उनका भी प्रेशर रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा कर लीजिएगा फांसी में? जी, चर्चिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस वक्त उन्हीं की हुकूमत थी, और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा सूरज उगने से सूरज डूबने तक उनका शासन था। गवर्नमेंट ने उनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करी उनके क्लासमेट होने के नाते कि भाई शायद इनके दबाव में, इनके उसमें गुड फेथ में ये काम कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हक़ का साथ दूंगा और हक़ की बात कहूँगा, ये बेकसूर हैं, इनको फंसाया जा रहा है और मैं इसे किसी भी कीमत पे इनको सज़ा नहीं दूंगा। और आगा हैदर पहले जज से जिन्होंने भगत सिंह की हथकड़ी खुलवाई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हथकड़ी का उन्होंने विरोध किया था कि हथकड़ी लगने के वो नहीं आई है, सरकार ने विरोध किया,
कि आप ये खतरनाक मुल्जिम हैं। वो जी, तो जी, उनकी जी, नज़र में जी, मुल्जिम थे, जी, मगर आतंकी कहते थे तो उनको। तो उन्होंने कहा कि मैं कानून से बाहर नहीं जाऊंगा, कानून से अलग, कानून कानूनन जो है इनको कोर्ट के अंदर हथकड़ी पहना के नहीं खड़ा किया था। जी, हथकड़ी खुलवाए वो अगर ये मेरे पे हमला कहने ये खतरनाक मुल्जिम है, कल मैं अपना डिफेंस कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने उनको और भगत सिंह उनके लिए इतना अकीदा रखने लगे थे, क्योंकि भगत सिंह को जेल से कोर्ट तक बंद गाड़ी में लाया जाता था, जिसमें जंगला भी नहीं था कोई। जी, जी, भगत सिंह उनके इतने इसका मतलब उनके वो हो गए थे, मुरीद हो गए थे। मुरीद, कि वो जब उनके बंगले के आगे से वो गाड़ी गुजरती थी, क्योंकि सिविल लाइन्स में उनका था, जी। तो भगत सिंह गाड़ी के अंदर से आवाज़ लगाते थे, नारा लगाते थे, आगा हैदर जिंदाबाद। अरे आगा हैदर जिंदाबाद, मतलब गाड़ी जंजीरें में। जंजीरें जकड़ी पड़ी है भगत सिंह जी के, लेकिन जब घर से निकलते थे उनके सामने को नहीं, जेल से जब लाया जाता था उनको कोर्ट में पेशी के लिए, तो आगा हैदर जिंदाबाद का नारा लगाते थे। उनके बंगले के आगे जैसे ही गाड़ी पहुंचती थी, इतना वो उनके साथ वो हो गए थे अटैचमेंट। कासिम अब्बास, हम आपकी तरफ रुख करते हैं। कासिम भाई बताइएगा कि इतना बड़ा कैरेक्टर जिसका खून आपके लोगों में दौड़ रहा है, सीधी सी बात, हम परिवार से बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो दौर जो रहा होगा, कितना प्रेशर का दौर रहा होगा जस्टिस आगा हैदर के सामने, जब सारी सल्तनत खड़ी हो, अंग्रेजी सल्तनत उस पर उन पर प्रेशर बना रही हो, कह रही हो कि नहीं नहीं आपको सज़ा देनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरी उनकी कर रहे थे, भले वो जज थे। तो उस दौर में उनका जो निर्णय था, क्या परिवार अच्छे से देखता है इसको, या सरसादी लाल वाला निर्णय सही था? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ को मानता हूँ, जो आगा हैदर साहब ने किया वो हक था। उन्होंने हक अदा किया एक हिंदुस्तानी होने का, उन्होंने हक अदा किया एक मुसलमान होने का, उन्होंने हक अदा किया एक कानून का मुहाफ़िज़ होने का। तो मैं उसी नज़रिए से उनके जजमेंट को देखता हूँ, और मैं सलाम करता हूँ, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उन्होंने ये जजमेंट और ये डिसीजन लिया कि उन्होंने फांसी देने से बेहतर रिज़ाइन देना अपने लिए बेहतर समझा। तो मैं तो उसके लिए आज भी फ़ख्र महसूस करता हूँ, और मैं ज़िंदगी भर, हमारा पूरा परिवार इस चीज़ के लिए फ़ख्र महसूस करता है कि उन्होंने ये एक ऐसा फ़ैसला लिया कि हम आज तक उनके शुक्रगुज़ार हैं, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके लिए इसी के लिए दुआएं करेंगे कि और खुदा हमें उन्हीं के रास्तों पे और उन्हीं के मार्गदंडों पे चलने का हमें से वो हासिल हो, कि हम ऐसे ही इंसाफ के साथ और अपने देश के साथ ईमानदारी और हक के साथ चलने का। कासिम भाई, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि आगा हैदर साहब के आप जो है परपोत्र हैं, चौथी पांचवी पीढ़ी में आप जो है वास्ता रखते हैं, लेकिन आप तो परिवार जो है बहुत बड़ा हो रहा होगा उनका, सहारनपुर में परिवार है और बाहर भी कहीं रहते होंगे, लगभग कितने लोग उनके परिवार से जुड़े हैं सर? हमारे 3 कज़िन हैं, मीरकोट में रहते हैं, उसमें एक एक्सपायर हो गए, 2 बेटे हैं, एक लखनऊ में रहते हैं, सहारनपुर में। जी। और लगभग कितने लोगों का परिवार आपको? देखिए, परिवार तो अगर कहें कि परिवार तो बहुत बड़ा परिवार होता है, लेकिन अगर कहें कि हाँ, परिवार से एक जो लीगेसी है, एक जो हमारा शजरा जिसे कहेंगे, वो शजरा जो है ब्लड लाइन के साथ अगर कहेंगे तो वो एक ये समझिए 4 से 5 परिवार आज जो हैं, जो उन्हीं की ब्लड लाइन में से आते हैं, तो वो वही अब परिवार। मानो तो जो है लगभग सैकड़ों लोगों का परिवार हो सकता है आपका जो है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि जो है जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रहे होंगे आगा हैदर साहब, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की, उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में भी जो है सरकार की तरफ से आगा हैदर परिवार को, आगा हैदर साहब को ऐसा कोई सम्मान मिला है या जिसके वो पात्र थे, या परिवार ने अपेक्षा की है, या परिवार ने कभी इसके लिए सरकार से अपील की है? आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मैं इस चीज़ के लिए ना तो अपेक्षा करता हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि वो हकदार हैं किसी ना किसी उसके, कि कम से कम एक सम्मान या एक सरकार की तरफ से उन्हें मिलना चाहिए जो उन्होंने हक अदा किया। नहीं कासिम भाई, मैं हालांकि किसी के साथ में कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सहारनपुर में साथ साथ देखा जाए तो जो भगत सिंह जी का परिवार भी रहता है, और उसमें जो उनके भाई थे, भतीजे, तो उनको जो है सरकार में मंत्री जो बनाया था, उनको चुनाव भी लड़वाया गया था, और साथ साथ जो है उनको सरकार की तरफ से बड़ी मदद और सम्मान भी देने का कार्य किया था। भगत सिंह जी का बड़ा सम्मान देश ने किया है, लेकिन जस्टिस आगा हैदर का, जिसके वो पात्र थे, लायक थे, क्या लगता है कि देश ने उनको इतना सम्मान दिया है? देखिए, अगर उस से तुलना करी जाए कि नहीं, तुलना नहीं हो रही, केवल चर्चा है। चर्चा है, तो हाँ, देखिए, इस बात का तो एक
दिल में टीस होती है कि अगर कोई सम्मान मिलना चाहिए था या जो सत्कार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिला। हम आज भी वंचित हैं उस चीज़ से। बताएं क्या बताएं। हम आज भी उस चीज़ से वंचित हैं कि सरकार उस नज़रिए से नहीं देख पाई हमें जिस नज़रिए से उन्हें देखना चाहिए। जी क्या कहना चाह रहे हमने तो साहब सरकार को 52 में जमींदारा दिया, हैं? जी जमींदार खात्मे के समय जमींदारा खात्मा, मतलब हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं हमारी रखी गई। डेड ड्यूटीज़ में हमारा बहुत पैसा गया, सीलिंग में हमारी इतनी ज़मीनें गई। मतलब गवर्नमेंट ने हमारे साथ, मतलब उनके परिवार के साथ कोई न्याय नहीं किया। लगता है कि भारत रत्न जैसी कोई चीज़ मिलनी चाहिए थी उनको। नहीं, ना मिलती, कम से कम उनको सम्मान तो उनको एक वो तो दिया जाता। मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने किसी लालच की बात नहीं, लालच पूरा करना होता तो आगादा साहब उस समय कर लेते। बात सम्मान की हो रही है। ये तो मैं कह रहा हूँ, स्वतंत्र उनको भारत सम्मान तो में मिलना अपनी चाहिए। सरकार की तरफ से जिसके लिए लड़ाई, भगत सिंह किसके थे? हमारे थे। आगादा साहब किसके थे? लड़ाई हमारी लड़ी है उन्होंने। वही तो कि सम्मान से उनको वंचित रखा गया। आगादर साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था, या उनके लिए कोई इस तरह की गवर्नमेंट को अगर वो करती, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम उनका नाम तो लोगों को मालूम होना चाहिए था। कोई ऐसी चीज़ सरकार उनके लिए स्थापित करती जो एक यादगार होती है, हर आदमी उससे प्रेरणा लेता। चेयरमैन साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपका वास्ता भाजपा में है, भाजपा की राजनीति में सक्रिय, राजनीति में आपसे बड़े सक्रिय हैं, और सहारनपुर का हर वो व्यक्ति जानता है जो राजनीति नहीं सामाजिक जीवन में भी जो है वो कहने के सक्रिय है। तो क्या कारण है कि जो है सरकारों ने, स्वतंत्र भारत की जितनी सरकारें बनी, चाहे कांग्रेस की रही हो या बीच में जनता दल, तमाम लोगों की पार्टी की सरकारें रही हो, हाल फिलहाल में भाजपा की सरकार है, आगा हैदर जैसे शख्सियत पे, व्यक्ति विशेष पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो सम्मान के हकदार थे वो सम्मान नहीं दे पाए। ये बात सही है आपकी कि जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं देना चाहिए, वो मैं तो उनको वजह जानना नहीं चाह दिया रहा हूँ, वो तो स्थिति है। वजह क्या मानते हैं आप? वजह तो- मुस्लिम थे, शिया थे, पात्र नहीं थे, कई सारे सवाल उठ जाते हैं। पात्र तो हैं और थे, उनको सम्मान मिलना चाहिए था, जी। लेकिन नहीं मिला। या अफसोस की ईमानदार बात- थे, ईमानदार थे, इसलिए भाई यही समझ लीजिएगा आप। ईमानदार थे, शिया थे, या हालांकि हम बिरादरी नहीं खेलते, धर्म नहीं खेलते, लेकिन वो चीज़ें सामने आ रही है। आपने खुद कहा था कि हमारी बिरादरी से तो कहने के सवाल ये भी उठना लाजमी हो जाता है कि जब आपसे संबंध है, आपकी सरकारें हैं, आप सरकार में रहे हो, आपका बहुत अच्छा मित्र भाव संजय गांधी से भी रहा है, हाल फिलहाल में सरकारों से आपका बहुत अच्छा मित्र भाव है, तो क्या लगता है कि आगा हैदर जैसी शख्सियत को, जिन्होंने एक इतिहास लिखा है, जी, जिनकी रिवायतों पर हमें चलना चाहिए, सम्मान के हकदार थे, नहीं मिल पाया? सही बात है, नहीं मिल पाया। मिलना चाहिए था, भारत रत्न मिलना चाहिए था उन्हें। भगत सिंह को और को फांसी न देना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और कितना दबाव था, चर्चिल तक सिफारिश हुई है, जो उनके मित्र थे, जो उनके मित्र है, जो क्लास फेलो रहे उनके, जस्टिस आगा हैदर साहब के, वो उन तक सिफारिश है। जब आप ही लगा लो, जब चर्चिल से सिफारिश हो रही तो कितनी सिफारिश, कितना दबाव होगा। नहीं, अब सवाल निशान आपकी तरफ आ रहा है, सीधा सा सवाल निशान मेरा, सवाल निशान का सीधा सा सवाल है। आप सरकार में हैं और आपके साथ में नुमाइंदे वो भी जुड़े हुए हैं, जो विधायक भी है, सांसद भी है, बड़े बड़े आप लोगों के साथ बैठते हो। आपके सीधा से जो है प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार में कहने की अपनी बात है, पुराने आप जो पुराने चावल हो, खुशबूदार हो, तो लगता है कि वो न्याय दिला पाएंगे आप आगा हैदर परिवार को, या आगा हैदर साहब को जो है अब प्रयास कर पाएंगे आप इस तरह? मैं प्रयास करेंगे। अभी तक तो दिमाग में नहीं थी आपके? नहीं, दिमाग में तो बहुत पहले से थी, पहले से है दिमाग में, जी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि, और याद दिला ऐसा कहा और जाता है प्रयास कि, करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि चांद साहब ये बड़े लापरवाह हैं। आप नहीं, लापरवाह तो नहीं है, लापरवाही तो नहीं है, लेकिन अब प्रयास करेंगे, फिर जी प्रयास करेंगे। जयगम साहब, एक दौर भी गुजरा है आगा हैदर साहब के समय में, जीवन में, उनके जीवन से ताल्लुक़ रखने वाला, कि वो सियासत में चले गए थे, और न केवल सियासत में गए, सियासत में वो जाके निर्वाचित भी हो गए थे, लेकिन साथ साथ वो कुछ ही दिनों बाद सियासत से मन उब गया और इस्तीफा देकर वापसी आ गए। क्या था वो पूरा किस्सा? 1935 में उनके दोस्तों ने उनको ज़बरदस्ती विधान परिषद के इलेक्शन में खड़ा कर दिया, विधान परिषद, और उसमें वो जीत भी गए इलेक्शन। अच्छा, जबकि उस वक्त मुजफ्फर कॉन्स्टिट्यूंसी सहारनपुर में लगती थी। दोनों जिले इकट्ठे जी, थे। दोनों जिले इकट्ठे, हरिद्वार वगैरह सब यहीं पे हुआ करता था। जी, एमएलसी बोलेंगे उनको, एमएलसी बोलते हैं, विधान परिषद का एमएलसी होता है। तो उसमें वो सक्रिय नहीं हुए बिल्कुल भी। जब उन्होंने हालात देखे तो उन्होंने उसको वाइंड अप कर दिया, सियासत के गंदे हालात जब देखे उन्होंने बोला। और
भाई यही था हमारे मेरे दादा नहीं, का। एक ईमानदार जज तो कैसे रह पाएगा उस? वही इसलिए मैं मेरे एक दादा मतलब दादा का एक शेर भी है, जी। हैं को अजब नजर आते हैं कुछ और, देते हैं धोखा बादीगर खुला। सियासतदानों के लिए कहा था मुझे, और कांग्रेस की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था फिर। तो क्या लगता है कि जो एक जज, ईमानदार जज जिसने जो भगत सिंह जैसे शख्सियत के साथ में न्याय किया होगा, तो वो सदन में जाके बैठेगा? सदन में जाने के मतलब दोस्तों ने उनके वो खड़ा किया था, लेकिन उन्होंने वहाँ के हालात को देखते हुए अपने आप को विड्रॉ कर लिया था वहाँ से। चलिए मैं थोड़ा परिवार की तरफ बढ़ता हूँ, पारिवारिक किस्सों पर बात करेंगे हम। जय जयगम साहब, आप इस परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपने भी अपने बाबा दादा से सुना होगा आगा हैदर को लेकर कुछ ऐसी कुछ यादें परिवार से जुड़ी हुई कि तुम्हारे दादा इस तरह के थे, जो माएँ सुनाती हैं, दादा सुनाते हैं, अब्बा सुनाते हैं, कुछ यादें आपके हैं उनके? देखिए, हमने तो उनके सिर्फ किरदार को सुना है, क्यों कितने दादा बाबा से। खुददार आदमी थे, बेइंतहा खुददार आदमी थे। और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शायद मैंने पहले भी आपको बताया बताया, था आपने जी। दोनों बेटियों की शादी अपने भतीजे से कर दी थी। बड़े बेटी हसन अब्बास साहब से मंसूब हुई थी, वो छोटी बेटी असगर अब्बास। नहीं, मैंने सुना है कि वो तुनक मिराज भी थे, एक वजह कलेक्टर मिलने आ गए, आप उस समय तहसीलदार ही थे, काफ़ी देर इंतजार, क्योंकि वो बड़ी रियासत के मालिक भी थे, ऐसा सुना है मैंने। तो कलेक्टर ने उनके लिए कुछ भाव रखा था, कुछ बात कही थी और उन्होंने? कहा था वो मतलब एक एज ए जमींदार कलेक्टर मिलने आए उस समय जमींदार होता था बड़ा बड़ा, जमींदार। सहारनपुर के कलेक्टर आए थे। जी जी, सहारनपुर कलेक्टर उनसे मिलना है, उस समय तहसीलदार नियुक्त हुए थे। जी। तो वो नहा रहे थे उस समय, तो मैं अपने नौकर से कहा कि बिठाओ, मैं अभी आया तैयार हूँ। वो नहाया, नहाने के बाद फ्रेश होकर जब आए, उन्होंने चाय नाश्ता जो था वो उनके लिए किया। तो कलेक्टर ने उनको चलते में कहा कि आगा मैं मानता हूँ इस शहर के आप बहुत बड़े ज़मींदार हैं, और इस लायक बनिए कि मुझ जैसे आदमी को आप इंतज़ार कराएं। मतलब अपनी लायकी में तो और बढ़ाइएगा। तो वो इस चीज़ को उन्होंने बड़ा दिल पे लिया, और उसी वक्त रिज़ाइन उनके हाथ में सौंप के और लंदन चले गए थे जी। 12 लाख करने के लिए। जी। और ईमानदारी के तो उनके कई इस तरह के थे कि वो ऑनेस्टी में वो ये नहीं सोचते थे कि मैं क्या, इसका अंजाम क्या होगा। जी। एक केस में था, एक तलाक से संबंधित एक केस था हाई कोर्ट में, उसमें सर सुलेमान बैरिस्टर थे, उसमें विटनेस हुई थी एक निकाह के ऊपर। तो उसमें उन्होंने एलिगेशन किया कि आपने मुझे इसमें गवाही झूठी कराई है। जी। तो उन्होंने अल्लामा की शान में अगर गुस्ताखा, नासिरुल मिल्लत की बात है, अल्लामा की शान में गुस्ताखाना लफ्ज़ भी कोई निकाल दिया, डाइस पे जान तो मार दूंगा, इतने गुस्से में भी थे वो। और जब वो लंदन जा रहे थे तो उनकी माँ ने मतलब उनकी ये समझिए संस्कार कह लीजिए, या जैसे कहने ओबीडेंट कितने थे अपने माँ के, क्योंकि बाप तो पहले गुजर चुके थे उनके। माँ ने ये सोचते हुए कि ये लंदन जा रहा है, कहीं असलों की मेम तो शादी कर ले, तो उन्होंने एक बहुत मामूली घर में उनका शादी तय कर दी थी। उसी में वो खुश हुई, पूरे जीवन बिताया। पूरे जीवन उनके साथ बिताया। अंतिम दौर के और हम थोड़ा बढ़ रहे हैं। अब सीधा सा सवाल, इस आशियाने से जिस पे बुनियाद टिकी है आपकी, शेर बिलाल सहारनपुर साहब का जो है शुरुआत हमने उससे ही किया था, जिस आशियाने में हम बैठे हैं, जिस मकान में, जिस हवेली में, आज हवेली नुमा ये मकान है, बहुत पुराना मकान है, पूरा हम दिखाने का प्रयास भी करेंगे अगली वीडियो में। अभी आपके साथ में जोड़ी जाएगी, इसके साथ में जो वीडियो जोड़ी जाएगी उसमें दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आगा हैदर के उस मकान को भी दिखाएंगे जिस मकान में उनका वास्ता रहा है, जिस मकान में उनकी यादें रही है। तो मैं जानना चाहूँगा, जिस आशियाने में हाल फिलहाल में हम बैठे हैं, जिस बुनियादों पर हम बैठे हैं, आगा हैदर साहब की इस आशियाने में किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं? देखिए सर, एक तो सबसे पहले हम ये फ़ख्र करते हैं कि हम उनके नस्ल में थे, हमारे पूर्वज थे वो। और उसके बाद ये फ़ख्र करते हैं कि उन्होंने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, और हमें आज कम से कम समाज में सिर उठा के चलने के लिए फ़ख्र में हमें प्रेरणा दी है, हमारे पूरे परिवार को। अगर हम आज पहचाने, हम अपने कर्म से नहीं पहचाने जा रहे, हम उनके नाम से पहचाने जा रहे हैं। ये हमारे पे एक बहुत बड़ा कुदरत का और उनका एहसान है। नहीं जयगम साहब, सवाल ये है कि जय इस मकान में उनकी यादें क्या हैं? उनकी यादें हैं कि उनके बड़े भाई यहीं रहते थे, उनके फादर यहीं रहे हैं। ये मकान असल में ये तो थी बैठक हुआ करती थी, मर्दान ये खान। तो मर्दाना था,
दलाना मकान उनका मीरकोट में अंदर जामा ये पास मस्जिद में है। ही हमारे जी जी, वहाँ पे वो रहा करते थे जी। और वो उनके फादर का बनाया हुआ मकान था। नहीं, इसमें एक बात जुड़ी है इस मकान में कि उनकी जनाजा भी इसी मकान में आके रुका था। वो उनकी डेथ हुई थी यहाँ जो सिगरेट फैक्ट्री के पास बंगला है, जी, ITC का बंगला। दामोदर जी ITC का दामोदर कॉलोनी के पास। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल के सामने। जी जी, उनकी वहाँ डेथ हुई थी और उनका बॉडी यहाँ लाई गई थी। जी, जनाजा यहाँ पे लगा। जनाजा। यहीं से जनाजे के नवाज के लिए निकले थे यहाँ से। यहाँ से निकले थे, यहाँ हमारे वैसे तो आना जाना रहता होगा यहाँ पे उनका, जब वो जिंदा रहे होंगे या तुम लोग। कब्रिस्तान है जिसमें वो दफन हैं आज भी। उनके फादर भी वहीं दफन है, उनके बड़े भाई भी वहीं दफन है, उनकी माँ भी वहीं दफन है, उनकी बीवी भी वहीं दफन है, उनकी बेटी भी वहीं दफन है, बेटी दोनों वहीं दफन है। हमारा ख़ानदानी कब्रिस्तान है, अपना घर का निजी, उसमें सिर्फ हमारे परिवार। सरकार से क्या कहना चाहेंगे और देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है, वो भी तब देख रहा है जब युवाओं को उस तरह की रिवायतों की ज़रूरत है, भले ही माँ बाप के जरिए नहीं सही, सोशल मीडिया के जरिए सही। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये आपने मैं आपका भी आभारी हूँ कि आपने कम से कम इस तरफ ध्यान आपका आया और इतनी संजीदगी के साथ आप इस इंटरव्यू को ले रहे हैं। और हम यही कहना चाहें सरकार से कि हमें कोई आर्थिक कोई सहायता नहीं चाहिए, हमें कम से कम एक सम्मान उनके लिए चाहिए कि उनको एक सम्मान जो उनका दर्जा था वो सम्मान उनको मिलना चाहिए। जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार से वैसे जो पूरी लाइफ उनकी कटी है, वो एक तरह से मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, वो समाज सेवी भी थे। बहुत लोगों के गरीबों के साथ बहुत मदद करते थे, गरीबों की, अपने अजीज़ों की बहुत मदद करते थे। खाली वो मतलब इस दर्जे पे पहुंचने के बाद वो ये नहीं था कि साहब बैठ गए अब मेरे से कोई नहीं मिलेगा, वो हर एक को सुनते थे। और ये मतलब आज तो ये है कि ज़रा सा कोई आदमी अगर वो करता है तो पहले फ़ोटो खिंचवाता है अखबार में ताकि कल को आ जाए। उन्होंने लोगों के साथ ऐसे ऐसे सलूक कर रखे हैं, ऐसे ऐसे सलूक कर रखे हैं कि उनको बता के उनके जिसे पुण्य को जो है ख़त्म कम करना। पुण्य तो देने वाला, पुण्य का तो मालिक को बैठा ऊपर, जज़ा और सज़ा तो कुदरत के हाथ में है। हम उसको ख़त्म नहीं करना जितना उन्होंने लोगों के साथ सलूक किया है। और आज जो हम बैठे हैं, उनकी 1876 की पैदाइश थी, आज जो हम बैठे हैं 150 साल बाद भी, और आप उनके संदर्भ में हमसे पूछ रहे हैं, ये हमारे लिए यही बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। चेयरमैन साहब से थोड़ा जानना चाहेंगे। चेयरमैन साहब, चूँकि आपने बिरादरी का जिक्र किया है, अल्लाह से और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अल्लाह से इस तरह की बात रखेंगे हमारी बिरादरी में आगा हैदर जैसे लोग आते रहें? सरकार से अपील करेंगे कि सरकार उनको समुचित पात्रता के हिसाब से सम्मान दे, जिसका आपका भी सम्मान बढ़े, आपकी बिरादरी का सम्मान बढ़े। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि हर दौर में आगा हैदर साहब जैसे रहनुमाई करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए हिंदुस्तान में पैदा हो जी, ये तो हम अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल, वो ही पैदा करेगा, कबूल भी फरमाएंगे, ऐसी बात कबूल नहीं है। फरमाएंगे इंशाल्लाह। जी जी जी। लेकिन सरकार से भी तो कुछ आप क्योंकि आप सरकार की नुमाइंदगी में भी कहीं ना कहीं सरकार से भी बात करेंगे, सरकार को भी भेजेंगे। आश्वासन है जी, कैमरे के सामने बोल रहे आप? बिल्कुल, अभी जल्दी भेजेंगे, जल्दी भेजेंगे प्रस्ताव योगी जी के पास, मोदी जी के पास। चलिए, आपने उस परिवार को सुना जिसका ताल्लुक जस्टिस आगा हैदर से है। आगा हैदर केवल नाम नहीं थे, आगा हैदर एक इतिहास थे जिन्होंने इतिहास लिखा है, हिंदुस्तान का इतिहास लिखा है, वो भी तब जब गुलाम भारत था, और ऐसे समय में जब अंग्रेजों के सामने उनकी बात को न मानना कितनी बड़ी बात होगी। और वो भी तब जब उन्होंने भगत सिंह जी के फांसी को लेकर उस पैनल से रहना न स्वीकार किया, रिजाइन देना स्वीकार किया। उस परिवार ने आज ये बताने का प्रयास किया कि आगा हैदर कैसे थे। निश्चित ही इस वीडियो बनाने के पीछे हमारा केवल इतना सा ही है कि वो रिवायतें अभी ज़िंदा रहें, भले माँ बाप दादा दादी की कहानियों में ना सही, सोशल मीडिया से सही, हमारे बच्चे सीखें और निश्चित ही ऐसे आगा हैदर बनने का प्रयास करें, अपने जीवन को ऐसा बनाने का प्रयास करें कि समाज के लिए कुछ कर जाए, देश के लिए कुछ कर जाए। आपने ये बात की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी।